नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। काशी आज बनेगी शानदार मेजबानी की गवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के पीएम से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापारिक, सांस्कृतिक और विरासत सहित विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी और आला अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रूसी सेना में भर्ती भारतीयों के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने रखा सरकार का पक्ष। कहा, प्रभावित नागरिकों के परिवारों के संपर्क में रूसी अधिकारियों के सामने भी उठाया गया मुद्दा। और अब सेना के हाथ में नेपाल की होगी कमान। राजनीतिक संकट खत्म करने पर माथापच्ची जारी। अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है भारत सरकार। और आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर समुद्र के रास्ते विश्व भ्रमण के लिए आज निकलेगी। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी 26,000 से ज्यादा नॉटिकल मील्स की यात्रा में 2 बार पार करेंगी भूमध्य रेखा। चलिए इन खबरों को देखते हैं विस्तार से। आज वाराणसी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ मुलाकात की है। इस दौरान विदेश सचिव की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल काशी आज ऐतिहासिक घटना की गवाह बनने जा रही है। यहां भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो वहीं हवाई अड्डे पर उनके स्वागत में भारत की समृद्ध विरासत को पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया गया। दरअसल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में भी वाराणसी का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा में इसे बेहद अहम पड़ाव माना जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री रामगुलाम काशी विश्वनाथ मंदिर और पवित्र गंगा घाट जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का दौरा करेंगे और शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति को करीब से महसूस करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल मॉरिशस में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। ऐसे में ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी रेखांकित करती है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा के न केवल कूटनीतिक बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर भी गहरे मायने हैं। ये दोनों देश के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव को तो दर्शाती ही है, साथ ही कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। अपनी भारत यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी के बाद अयोध्या, तिरुपति और मुंबई भी जाएंगे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम एक बिजनेस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद ये यात्रा भारत मॉरिशस के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। प्रधानमंत्री रामगुलाम की यात्रा शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण को एक नया आयाम देगी। वाराणसी से अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर बीजेपी नेता और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है,
भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं कर पाए। भाजपा ने क्या अपनी नीतियों में बदलाव किया है? क्योंकि बिहार चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से एक नारा आया है दुनिया के नाम पर 100 में 60 हमारा। और आप देख रहे थे ये सीधी वार्ता और हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे जो भी वहाँ के घटनाक्रम है उसको लेकर के। और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे वाराणसी में। और आज बहुत ही खास दिन है, दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होनी है, उस पर हमारी निगाह रहेगी। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी से आज शाम विशेष क्रूज से गंगा की सैर भी करेंगे और घाटों की खूबसूरती का जायजा लेंगे। डी न्यूज़ की टीम ने इस क्रूज के प्रबंधक से इस बारे में खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस क्रूज से के माध्यम से ही गंगा में घूमेंगे और घाटों को देखेंगे। हमारे साथ विकास मालविया जी हैं जो मैनेजर हैं अलकनंदा के। विकास जी, ये मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर का किस क्रूज से आप लोग ले जाएंगे और कितनी देर का कार्यक्रम होगा, आपकी क्या क्या तैयारी होगी? तैयारी पूरी है। उनके लिए जो क्रूज़ निश्चित हुआ है वो स्वामी विवेकानंद क्रूज़ से वो जाएंगे, यहीं पे आएंगे है उनका। आप अगर इधर देख के पैन करते हैं तो वो आगे उधर उसकी अभी सजावट का कार्य आखिरी उसमें चल रहा है चरण में, और उसी पे उनकी यात्रा होगी। हम लोग यहाँ रविदास घाट से विश्वनाथ धाम तक उनको लेके जाएंगे, वहाँ से हम लोग वापस मोड़ के दशाश्वमेध घाट की अपनी प्रसिद्ध आरती का दर्शन कराते हुए उनको फिर वापस लाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और समुद्र पार भारत और मॉरिशस की मित्रता के बहुत बड़े आयाम भी हैं, उसको आपको दिखाते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध जो दोनों देशों के बीच में है। मॉरिशस में अधिकांश आबादी जो है वो भारतीय मूल की है, कहा जाता है 70% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। बड़े पैमाने पर वहाँ पर भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं, ख़ासतौर पर जो भगवान शिव के साथ संबंध है उसको हम सभी लोग जानते हैं। हिंदी, भोजपुरी मॉरिशस में बढ़ चढ़ करके बोली जाती है। दूसरी भारतीय भाषाएं भी वहाँ की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ और राजनीतिक संबंध भी घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण लगातार बने रहे हैं दोनों ही देशों के बीच में। उच्च स्तरीय दौरों पर लगातार नियमित रूप से आदान प्रदान देखा गया है राजनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए। और भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, प्राथमिक साझेदार के तौर पर मॉरिशस के साथ हमेशा खड़ा रहा है। सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक माना जाता है भारत और मॉरिशस को। दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू है। भारत का मॉरिशस में कई बुनियादी ढांचे में निवेश फिलहाल जारी है। अगर आप देखें तो पिछले 10 वर्षों में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मॉरिशस से कई आईटी प्रोजेक्ट्स में भी भारत का निवेश है। मॉरिशस की समुद्री सुरक्षा में भारत की अहम भूमिका है। दोनों देशों के बीच में एक साझा प्रयास किया जाता है समुद्री सुरक्षा को लेकर के। तटरक्षक बल और नौसेना सहयोग के लिए भारत ने जहाज और हेलीकॉप्टर्स की सहायता मॉरिशस को प्रदान की है। साथ ही साथ हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोकने के लिए भी दोनों देश सुरक्षा को लेकर के सहयोग कर रहे हैं। अवैध मछली पकड़ने से रोकने के लिए भारत का भी सहयोग मॉरिशस को लगातार मिलता रहा है। समुद्र के रास्ते ड्रग्स की तस्करी रोकने में भारत की भूमिका की सराहना मॉरिशस पहले ही कर चुका है। भारत ने कई बार लाइन ऑफ क्रेडिट और अनुदान की सहायता दी है और ये सहायता अब भी जारी है, खासतौर पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए। और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भारत का योगदान को वहाँ की सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट भवन हो या फिर वहाँ का जो संसद भवन, नया संसद भवन, उसके निर्माण में भारत योगदान देगा। ITEC कार्यक्रम के तहत छात्रों और पेशेवरों का प्रशिक्षण लगातार जारी है। भारत और मॉरिशस दोनों ही एक दूसरे के देशों में छात्रों का प्रशिक्षण करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों और मॉरिशस के संस्थानों में शैक्षणिक आदान प्रदान का ये जो सहयोग है वो भी लगातार जारी है। कोविड के समय अगर आपको याद दिलाएं तो भारत ने सबसे पहले वहाँ पर दवाइयों की खेप पहुँचाई थी। 1 लाख कोविशील्ड के जो
इंजेक्शंस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था वैक्सीन मैत्री के तहत। और अतुल नेजा जी जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अतुल जी बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो यही आपसे समझना चाहेंगे कि ये दौरा मॉरिशस के प्रधानमंत्री का किस तरह से अहम है। अभी कुछ ही महीनों पहले प्रधानमंत्री वहाँ की यात्रा करके आए हैं और कैसे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आज की वार्ता के बाद। अजय जी, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, एक सामरिक रिलेशनशिप है और उसके कई पहलू हैं। और आज जो फोकस जिस पे हो रहा है, वाराणसी में जो बातचीत होगी, वो हमारी जो कल्चरल या विरासत की जो हमारी कनेक्टिविटी है, भारतीय मूल के लोग वहाँ पर, जो आपकी रिपोर्ट ने देखा 70% से ज़्यादा वहाँ पर हैं, और एक तरह से जो कल्चरल कनेक्ट है मॉरिशस के साथ, उसको और मजबूत किया जा रहा है वाराणसी में एक वेन्यू लेके। और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो एक पर्सनल एलिमेंट भी उसमें साथ साथ जुड़ रहा है। और तीसरी बात यह है कि ये जहाँ पर हिंद महासागर का सवाल है, वहाँ पर उसके लिए जो लोकेशन है मॉरिशस की बहुत ही खास है। अगर हम देखें तो भारत के 3 पड़ाव हैं वहाँ पर इंडियन ओशन में। पहले श्रीलंका आता है, फिर मालदीव्स आएगा, उसके बाद मॉरिशस। और उसके साथ ग्लोबल साउथ की बात जुड़ी हुई है क्योंकि मॉरिशस एक तरह से पुल है एशिया और अफ्रीका को जोड़ने के लिए। तो एक तरह से उस लिहाज से भी हम देखा जाए तो उसकी एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो एक 360 डिग्री रिलेशनशिप को और मजबूती मिल रही है। इस मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें पर्सनल एलिमेंट भी ज़्यादा है, ये जो रिलेशनशिप है ये आगे और बढ़ेगा और एक नई डायमेंशंस इसमें आएंगी। जी, और आगे जाते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि वहाँ के बहुत सारे बुनियादी ढांचों में लगातार भारत सहयोग करता रहा है और जो खासतौर पर जो सामुद्रिक सुरक्षा है उसको लेकर के जो भारत का सहयोग है उसको आप किस तरह से देखते हैं इस संदर्भ में कि भारत ने जब सागर परियोजना का प्रारंभ किया तो वो मॉरिशस की धरती से ही उसका ऐलान किया गया था। बिल्कुल, कि बहुत ही अहम ये पर्टिकुलर डायमेंशन है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है लोकेशन, क्योंकि वो एक तरह से जो सी लेन्स हैं वो वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो एशिया से ट्रेड हो रही है, अफ्रीका की तरफ जा रही है, वो मॉरिशस की धरती से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पास ही है। इसलिए अगर हम ट्रेड सिक्योरिटी की बात करें तो मॉरिशस की लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए भारत और मॉरिशस में ये जो हमारी इंटरेक्शन हो रही है, मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज भी होती हैं, तो उसका कारण ये है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट ये जगह है। आपने बात की सागर डॉक्ट्रिन की भी, ये भी मॉरिशस एक तरह से एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है भारत की। तो ये एक सिंबॉलिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी वहाँ पर आपदा आई है, जैसे ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की हम बात करते हैं, अगर कोई डिज़ास्टर्स आते हैं मॉरिशस के ऊपर तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में आते हैं। तो एक ही बहुत ही बड़े पहलू है, कुछ नए पहलू साथ में जुड़ रहे हैं। जैसे फिनटेक की अगर हम बात करें, ये एक नया एलिमेंट जुड़ रहा है। जो हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसके अलावा यूपीआई जो भारत की उपलब्धि है, डिजिटल इकोनॉमी जो है उसमें हम ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बढ़ रहे हैं। तो हर लेवल पे पीपल टू पीपल कनेक्ट की आपने बात की, आईटेक की बात की, छात्रों की बात की जो यहाँ पर एजुकेशन पे आते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है भारत की और मॉरिशस की, और वो पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बायलैटरल एलिमेंट के लिए नहीं। मैंने अफ्रीका की बात की जी। और पूरे इंडियन ओशन की बात की। उसकी जो ये जो रिलेशनशिप है, इसके पहलू जो हैं वो रीजनल लेवल पे जाते हैं। हमें सिर्फ साइज़ नहीं देखना कि मॉरिशस का कितना साइज़ है, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पूरे रीजन को इफेक्ट करती है। इसलिए भारत के जो घनिष्ठ संबंध हैं वो इसीलिए दर्शाते हैं। और जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिस तरह से आज वेलकम हुआ है, आज जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, आउट ऑफ द वे एक तरह से वेलकम किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मॉरिशस।
तो अब थोड़ा सा इसी को हम और विस्तार देते हुए समझना चाहेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मित्रता तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें नए आयाम जुड़ने जा रहे हैं, कुछ नए क्षेत्र भी जुड़ने जा रहे हैं सहयोग के, जिस पर आज बातचीत होनी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम, और आज हमारी निगाह है भारत और मॉरिशस के बीच होने वाले द्विपक्षीय वार्ता की, जिसकी शुरुआत थोड़ी देर में होने जा रही है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नेक्स्ट जेन जीएसटी के पंचरत्न: सिंपल टैक्स सिस्टम, कंजम्पशन को बूस्ट, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा और मजबूत स्टेट सेंटर पार्टनरशिप। नेक्स्ट जेन जीएसटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आप सभी का। अतुल नेजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत मॉरिशस संबंधों की। अतुल नेजा साहब, हम बात कर रहे थे कि नए आयाम कौन से जुड़ रहे हैं। अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये आगे जाते हुए जो भारत और जो मॉरिशस के बीच में जो संबंध हैं, उनको कौन कौन से नए आयाम है, खास तौर पर अगर हम आर्थिक तौर पर देखें, या उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्लोबल साउथ की। G20 के दौरान जब अध्यक्षता भारत की हुई तो एक विशेष अतिथि के तौर पर मॉरिशस को शामिल किया गया, और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को एक नए सदस्य के तौर पर G20 का हिस्सा भी बनाया गया। तो ग्लोबल साउथ के लिहाज से मॉरिशस क्या सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में हमारे सामने इस वक्त है विकल्प के तौर पर? देखिए, ये ग्लोबल साउथ की सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि G20 में हमने पूरी तरह से अनाउंस भी किया, और जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दी, 56 कंट्रीज एक साथ जुड़ी। तो ग्लोबल साउथ की जो भारत की भूमिका है, एक तरह से ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ और उसके साथ ग्लोबल साउथ के साथ, ये हमारे बेसिकली ये हमारे फंडामेंटल वेक्टर्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। उसके अंदर आपको स्तंभ चाहिए उसके अंदर, और मॉरिशस एक तरह से, क्योंकि लोकेशन ऐसी है अफ्रीका और एशिया के बीच में, तो इसलिए ये खास एक रेलेवेंस, इसका जो रिपल इफेक्ट है वो सिर्फ भारत और मॉरिशस के बीच में नहीं है, वो पूरे ग्लोबल साउथ की सिग्नलिंग के लिए है। तो एक तो ग्लोबल साउथ के एंगल से ये बहुत ही अहम रहा है। दूसरी बात अपने कि नए क्षेत्र जो आ रहे हैं कि एक तरह से ब्लू इकोनॉमी जैसे है, भारत का एक खास प्रायोरिटी एरिया है, तो मॉरिशस के साथ हम ब्लू इकोनॉमी में भी जुड़ते हैं, जो वहाँ के फिशरीज के रिसोर्सेज हैं, या जो सीबेड के ऊपर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, तो एक तरह से ब्लू इकोनॉमी के ऊपर एक खास फोकस है। दूसरी बात यह है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दुनिया में, इस और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे भारत का आधार सिस्टम है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसा ही सिस्टम एक मॉरिशस में आ सकता है। दूसरी बात आ रही है कि फिनटेक के बारे में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में फिनटेक अब बहुत ज़रूरी है, और भारत की एक तरह से वो भी एक स्ट्रेंथ है। तो डिजिटल इकोनॉमी को लेके वो बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे मॉरिशस में मेट्रो की जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत कर रहा है। तो एक तरह से जो नई मॉडर्नाइजेशन हो रही है मॉरिशस में, उसमें मुझे लगता है कि मॉरिशस का प्राइमरी पार्टनर भारत ही है। तो ये आर्थिक रूप से और इन्वेस्टमेंट की तरीके से ये बहुत सारे नए पहलू जो है ये खुल रहे हैं। जी, अब थोड़ा सा जो सांस्कृतिक संबंध है उस पर भी बात कर लें, क्योंकि वाराणसी का दौरा है प्रधानमंत्री, जैसा ही आपने शुरुआत में ही कहा कि उनका अपना संसदीय क्षेत्र है। माँ गंगा, दोनों ही जो देश हैं उनको सांस्कृतिक तौर पर जोड़ती हैं। गंगा तालाब में हमने देखा जब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर महाकुंभ से लिया हुआ जो जल है उनको अर्पित किया, वहाँ पूजा अर्चना की, हर हर महादेव के नारे लगे। तो ये जो बनारस का कनेक्शन है और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री तो कल पहुंच ही चुके हैं, आज भी उनका कार्यक्रम है गंगा आरती देखने का, और उसके बाद कई सारे तीर्थ स्थलों पर जाएंगे। तो ये जो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है सांस्कृतिक तौर पर, उस पर आपकी राय? हाँ, तो ये एक जो कल्चरल डायमेंशन है वो बहुत ही गहरा है भारत और मॉरिशस के बीच में।
वो उसका जो मूल कारण है कि जिसको इंडेंजर्ड लेबर कहते थे, भारत से ब्रिटिश लेके गए थे और वहाँ पर बसाए हैं, लेकिन जो लोग बसे हैं मॉरिशस के ऊपर, उन्होंने अपनी संस्कृति को बिल्कुल नहीं भूला, बल्कि एक नए आयाम दिए हैं और बल्कि अपनी अपनी जड़ें और मजबूत की हैं। तो वो कनेक्शन जो है वो मदर कंट्री उसके उसमें भारत ही आता है। तो जो प्रधानमंत्री आए हैं वो खास रूप से इसको दर्शा रहे हैं, ये जो हमारी डीप कल्चरल कनेक्ट है उसको, क्योंकि वाराणसी का अपना रिलेवेंस है। अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो वहाँ पर जाना, और उसके अलावा अयोध्या जाना, फिर जो क्रूज़ की बात की कि पूरा जो जो एक तरह से रिवाइवल हो रहा है वाराणसी का, उसके साथ जुड़ रहा है मॉरिशस। तो एक तरह से सिंबॉलिकली ये बहुत ही खास ये विज़िट है, खास करके ये जो यात्रा हो रही है वाराणसी की, ये जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सब कुछ जो अब भारत में होता है, डिप्लोमेसी वगैरह, वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होता। वाराणसी में हमारी बायलैटरल टॉक्स वहाँ हो रही हैं, विदेश मंत्री ये फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग भी वहाँ हुई है। जी जी। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये नए आयाम और नई डायमेंशंस जुड़ रही हैं, और ये जो विजिट है उसमें वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। राष्ट्रीय राजधानी से बाहर लेकर के जाना, G20 में भी हमने बहुत सारे शहरों, मुझे लगता है 200 से ज़्यादा शहरों में G20 के जो कार्यक्रम थे हमने कराए। भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको पूरी दुनिया तक ले जाने का जो कार्य हमने किया, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनेजा साहब, एक मुद्दा तो शायद हमें स्पर्श करना ही होगा भारत और मॉरिशस के बीच जब हम बात करते हैं, तो वह डबल टैक्सेशन ऑफ आइडेंटिटी का जो दोनों देशों के बीच में है। FDI का सिंगापुर के बाद पिछले वर्ष हमने देखा सबसे बड़ा स्रोत मॉरिशस ही रहा। इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना हो, कैसे दोनों देश आपस में मिलकर के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा दे सकते हैं, FATF जैसे संस्थाओं को सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद जैसे गलत चीज़ों के लिए न किया जा सके। देखिए, जब इतना घनिष्ठ संबंध होता है तो उसमें हर एक एजेंसी आपको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो ED हो, चाहे हमारे और जो 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 एजेंसीज़ हैं, उनको सिक्योरिटी एलिमेंट से उनको साथ एकदम जोड़ के करना पड़ता है। इसीलिए एक ये नया डायमेंशन साथ में जुड़ता ही जुड़ता है, और इससे जो हमारे संबंध है और घनिष्ठ होते हैं। मुझे लगता है इंटेलिजेंस शेयरिंग एक और बड़ा एक एलिमेंट होगा, जिसमें जो स्वाभाविक है, क्योंकि जब रिश्ते इतने बढ़ते हैं तो वो जो खास आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बढ़ती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू डेटा जो जाता है ये भी बढ़ जाता है। तो ये पूरा एक नया एलिमेंट साथ साथ जुड़ता है। सिर्फ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का ट्रीटी ही नहीं है, लेकिन कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो, फाइनेंशियल या अदरवाइज, ये बिल्कुल क्लीन तरीके से हो और इसमें गलत तरीके से डाइवर्शन ना हो, खास करके टेररिज्म को लेके। आप देखते हैं कि इंडियन ओशन लेन्स हैं, ये इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सोमालिया से बहुत सारी ये पायरेसी के इश्यूज आए थे, तो एक तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी जिसकी हमने बात की थी, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट साथ में जुड़ता है। साथ में एक और एलिमेंट जो साथ वो है डिगोगाशिया का। वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, भारत ने मॉरिशस को सपोर्ट किया था उसके लिए। तो जो उसके ऊपर अब मॉरिशस का पूरा कंट्रोल है, तो वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है भारत और मॉरिशस के संबंध में। और अनेजा साहब, भारत मॉरिशस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को भी देखते हुए कि जब मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर राजकीय यात्रा पर थे, जब उन्होंने वहाँ के राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लिया और उनको 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया था और उनको वहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो भारत की अहमियत मॉरिशस के लिए क्या रखती है और वो क्यों इतना उत्सुक हैं इस संबंध को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए? देखिए, क्योंकि 360 डिग्री डायमेंशंस हैं, उसमें हमने बात की सामरिक से लेके कल्चरल की बात। मुझे लगता है एक और चीज़ अजय जी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री की है, जो लीडरशिप है मॉरिशस की, वो एक ख़ास एक एक्स फैक्टर ऐड कर रही है। तो इम्पोर्टेंस तो हम देख रहे हैं कि मॉरिशस के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जो इकोनॉमी का साइज़ अगर हम देखें, उस लिहाज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन एक जो पर्सनल फैक्टर आ रहा है, जो वाराणसी में जैसे मीटिंग हो रही है, गर्मजोशी से जैसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, तो ये एक
एक्स्ट्रा एक इमोशनल कनेक्ट आ जाता है मॉरिशस के साथ, इसके साथ जुड़े हुए हैं पीपल टू पीपल कनेक्शंस हमारे और ऐतिहासिक कनेक्शंस। तो मुझे लगता है कि इसकी सिर्फ आंकड़ों में नहीं गिना जा सकता जो हमारे रिश्ते हैं, इसमें एक इमोशनल कनेक्ट बहुत ख़ास है और वो दर्शाया जा रहा है। जो एटिनरी बनी है प्रधानमंत्री राम गुलाम की, उसमें दर्शाया जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल और डीप रिलेशनशिप है भारत और मॉरिशस के बीच में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और गहरे और पुराने रिश्ते जो कि साझा इतिहास, संस्कृति और जनसंख्या, अगर वहाँ का जनमानस आप देखें। लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसकी बात लगातार की जाए, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा देश हो पूरे विश्व में जहाँ पर भारत भाषा के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, ऐतिहासिक तौर पर इतना करीब पाता है अपने आप को मित्र राष्ट्र के तौर पर। कैसे दोनों देशों के बीच में जो लोगों के बीच का जो संपर्क है उसको और बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं? किन आयामों पर दोनों ही नेतृत्व आज चर्चा कर सकते हैं? अजय जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की जो आपने बात की है, ऐतिहासिक है। लेकिन अब मॉरिशस भी मॉडर्नाइज हो रहा है। इनके युवाओं को खासकर मेरे को लगता है कि भारत से बहुत कुछ मिल सकता है एजुकेशन के रूप पे, टूरिज़्म के रूप पे। तो ये एक पीपल टू पीपल कनेक्ट तो है ही है, लेकिन एक एक्स फैक्टर साथ में जुड़ रहा है। जहाँ तक हम हमारी विदेश नीति की बात करें तो डायस्पोरा कंट्रीज़ के साथ हमारी मित्रता खास बढ़ाई जा रही है। हम देखते हैं कि ये सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में है। प्रधानमंत्री के विज़िट हो चुके हैं फिजी में, पपुआ न्यू गिनी में, मॉरिशस में अभी तो लगातार हो ही रहे हैं। तो मुझे लगता है, और अफ्रीका में, केन्या वगैरह में, तो एक डायस्पोरा डिप्लोमेसी जो भारत की है वो खास 2014 के बाद हमें देखने को मिल रही है। और उस डायस्पोरा डिप्लोमेसी में अगर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भारत और मॉरिशस के संबंध है। जी, डायस्पोरा कनेक्ट में भारत और मॉरिशस के संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिहाज से। लेकिन थोड़ा सा ट्रेड पर हम बात करें, कैसे हम एक दूसरे के देशों में जो कोविड से पहले की स्थिति थी पर्यटन को लेकर के, उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कैसे दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध है उसको और मजबूत कर सकते हैं? FTA जिसको जो कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसको और हम कैसे और ज़्यादा मजबूत बनाने की ओर अगला कदम बढ़ा सकते हैं नजा साहब? अजय जी, एक तो ब्लू इकोनॉमी की बात हमने थोड़ी सी इसमें बात की, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाली बात है। दूसरी बात जो ब्लू इकोनॉमी के साथ हम जुड़ती है, जैसे हमने जब कैरेबियन गए थे प्रधानमंत्री, तब देखा गया था ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी हम लोग गए थे। क्या वो डायमेंशन हम देख सकते हैं मॉरिशस के साथ? एनर्जी एलिमेंट हम देख सकते हैं, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। तीसरा जो मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ और खासकर मॉरिशस के साथ है, वो है टूरिज़्म सेक्टर। अब टूरिज़्म सेक्टर को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। होटल बनने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बनने होते हैं और डिजिटल कनेक्शंस होते हैं। आजकल बुकिंग वगैरह जो होती है वो तो सारी ऑनलाइन होती है। तो एक तरह से टूरिज़्म सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर और हम आगे काम कर सकते हैं। जी, टूरिज्म सेक्टर को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो ब्लू इकॉनमी है उस पर भी आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। भारत और मॉरिशस कैसे और करीब आएंगे, आज का दिन बहुत ही खास दोनों देशों के संबंधों के लिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शॉपिंग करने का रीजन होता है फेस्टिवल सीजन। टीवी, AC, वॉशिंग मशीन पर GST के पहले के दौर में टैक्स था 31.3%, जो अब घटकर हो गया है 18%। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन GST। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध है उनको जो आज नई ऊंचाइयां मिलने जा रही, नई मजबूती मिलने जा रही है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है भारत और मॉरिशस के इन संबंधों को अगले पायदान पर लेकर के जाना। और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जो कि 9 से 16 सितंबर तक की भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, उन्होंने मुंबई से शुरुआत की। मुंबई के बाद उनका अगला पड़ाव वाराणसी और पहली बार शायद मॉरिशस के साथ ऐसा हो रहा है कि हम द्विपक्षीय वार्ता को दिल्ली से बाहर अब वाराणसी लेकर के गए हैं। यह भी खबर है कि इसके बाद वाराणसी के बाद वो अयोध्या के दौरे पर जाएंगे जहां पर वो राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। उसके बाद उनका देहरादून जाने का कार्यक्रम है 2 दिनों का। देहरादून के बाद वो तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद वापस फिर 16 सितंबर को वो दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली में आने के बाद फिर वो यहाँ पर जो शासकीय कार्यक्रम है उसका हिस्सा बनेंगे और यहीं से वो वापस मॉरिशस की यात्रा पे जाएंगे। तो ये जो करीब 8 दिनों की जो पूरी यात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच जो गहरे और पुराने रिश्ते हैं वो न केवल सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, बल्कि दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसको लेकर के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने देखा कि भारत कई सारे प्रोजेक्ट्स में मॉरिशस के लगातार मदद करता आया है और आपको याद होगा 2020 में जब वाकाशियो से तेल रिसाव की घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर तकनीकी टीम और सामग्री भेजी गई। उसके बाद जो साइक्लोन आया चिडो 2024 में भारत ने खाद्य सामग्री, पानी, दवाएं और तकनीकी दल की मदद भेजी। कोविड के समय को कैसे भूल सकता है कोई, जब सबसे पहले भारत ने 1 लाख मुफ्त कोविशील्ड की वैक्सीन मैत्री अपने कार्यक्रम के तहत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है जब भी संकट में मॉरिशस रहा है और इसीलिए मॉरिशस इस संबंध को बहुत तवज्जो देता है। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मार्च 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा पर थे तो मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। लगातार सुप्रीम कोर्ट भवन, IT प्रोजेक्ट्स, वहाँ के संसद जो भवन है उसमें लगातार भारत बात करता रहा है। FDI के तौर पर अगर हम देखें तो 25% का FDI 2000 से लेकर के 2025 के बीच में 25% जो भी भारत में FDI आया है वो मॉरिशस से ही आया है। और पिछले वर्ष की बात करें तो करीब $8.5 अरब का इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से हुआ है भारत में। अनेजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अतुल अनेजा जी, जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और वाराणसी दौरे पर लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अब भारत जो अपना सहयोग देता रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर कहें या फिर एड के तौर पर कहें, अनेजा साहब, वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्या आपको लगता है कि इससे और भी ज़्यादा विस्तार दिया जा सकता है द्विपक्षीय वार्ता के दौरान? बिल्कुल अजय जी, क्योंकि अब जो है कि नेक्स्ट लेवल पे अगर जानी है मॉरिशस की इकोनॉमी तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह इसलिए होती हैं ताकि वो एक तरह से कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हो तो वो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने में वो ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है वो लाइन ऑफ क्रेडिट का जो है पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि भारत की अगर विदेश नीति में तो हम खास करके जो हिंद महासागर के हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी हमने बहुत सहायता पहुंचाई थी। श्रीलंका में जब बहुत बड़ी समस्या आई थी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेरे को लगता है 3.5 बिलियन डॉलर्स से भी ज़्यादा श्रीलंका को दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि भारत का जैसे जैसे रीजनल फुटप्रिंट या ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ रहा है खास जी अनेजा साहब, थोड़ा सा रुकना चाहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण दृश्य हमें वाराणसी से प्राप्त होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, भारत और मॉरिशस के बीच बहुत ही संबंधों के लिहाज से आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर आज वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता होनी है दोनों देशों के बीच में। इससे पहले डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी ने अभी विदेश सचिव के साथ बात की और ये देखिए तस्वीरें वहाँ पर रोड शो की आ चुकी हैं।
तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। वहां की स्थानीय जनता अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद, जन लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से स्वागत करते हैं और अलग अलग स्थानों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के स्वागत में आज उसका आयोजन किया गया और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आज नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे। और इन तस्वीरों पर और ज़्यादा बात करने के लिए हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता वाराणसी से। हरिकेश, बहुत धन्यवाद। ये कितना महत्वपूर्ण है दौरा, खासतौर पर एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, और हजारों की संख्या में लोग एक बार फिर से उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए जैसे दृश्य हमने पहले भी देखे हैं। देखिए अजय, सबसे खासियत जो है काशीवासियों की है, वो अपने सांसद के दौरे को याद रखते हैं कि 52वां दौरा है। जब काशी के लोगों से हम बात करते हैं, 52वीं बार आ रहे हैं और जितनी बार आते हैं उतनी बार कोई ना कोई उपलब्धि काशी के लिए होती है। तो जैसे इसके पहले भी बड़ी बड़ी जो सेमिनार वर्कशॉप इस तरह के होते हैं या बड़ी बड़ी विश्व के कई बड़े देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, G20 जैसे जो आयोजन यहाँ पर हो चुका है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो काशीवासी अपने सांसद देश के प्रधानमंत्री को देते हैं, क्योंकि जननायक हैं और काशीवासी उनको अति ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप सड़कों पे जो नज़ारे दिखा रहे हैं आप अजय, क्योंकि आप भी काशी से वाकिफ हैं, पुलिस लाइन से लेके ताज होटल तक के बीच में हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। और जगह जगह जैसा कि ढोल ताशा जो यहाँ का प्रमुख माना जाता है वो लेकर महिलाएं थी पुलिस लाइन पे, वो पुलिस लाइन पे जो अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जगह जगह लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और दूरी बहुत नहीं है, लेकिन समय इसीलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री आए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में और एक बड़ा आयोजन है मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता है, तो इसे भी लोग उपलब्धि के तौर पे ले रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री लगातार विकास की बात करते हैं विरासत के साथ, तो चूंकि सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है काशी, और यहाँ के लोगों का जो सोच है, जो विरासत है, उसको ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और लोगों को ये दिख रहा है, लोग दिल से उनका धन्यवाद करने के लिए जो आप ये देख रहे हैं उत्साह दिखाई दे रहा है स्वागत में, वो लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितनी बार प्रधानमंत्री आते हैं उतनी बार ज्यादा से ज्यादा उत्साह में लोग स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो दिखाई देता है, सड़कों पे दिखाई देता है, जब लोग आप उनके आवाज से, उनके हाव भाव से देख सकते हैं कि कितने उत्साहित रहते हैं अपने सांसद के स्वागत के लिए, अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए। अजय, ये जो धन्यवाद की तख्तियां हैं वो किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग? और ख़ासतौर पर कुछ जगह तो लोगों ने GST को लेकर के भी कुछ तख्तियां अपने हाथों में ले रखी हैं, शायद उसके लिए भी वो धन्यवाद करना चाह रहे होंगे, जो तोहफा उन्हें अब मिलने जा रहा है कुछ ही दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब धन्यवाद की अगर श्रृंखला पे हम लोग चर्चा करेंगे अजय, तो ऐसी कई सी घटनाएं हैं जिनमें आप खुद शामिल रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर क्रूज, सड़क यातायात, जल यातायात, वायु मार्ग जो है, जिसमें भी जितना भी आप देखेंगे निरंतर विकास हो रहा है काशी के यहाँ पटल पर। और इसके साथ ही जो आप GST की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश में लगेगा और देश के लोगों को फायदा होगा। लेकिन काशीवासी इसका भी श्रेय लेते हैं कि उन्होंने ऐसा सांसद चुना है जो देश को आगे बढ़ा रहा है और लोगों की हितों की बात करता है। तो वो जो आपने कहा GST का तो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और कोई भी एक बड़ा कार्य ऐसा हुआ रहता है, तो लोग उसको लेकर ही उत्साहित होते हैं और लगातार पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है क्रमशः कई ऐसे, अब उसमें आप इसको भी ले सकते हैं कि चूंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उसमें भी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं विपक्ष के उम्मीदवार को 152 मतों से पराजित करके, तो उसका भी उत्साह आपको वहां दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री की विजय ही यहाँ के लोग काशीवासी मान के चलते हैं कि हमारे सांसद ने जो
उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे उनको इस तरह से प्रसारित किया या इस तरह से उनको सहयोग किया कि वो इतनी भारी बहुमत से जीते। तो ये भी आपको दिखाई देगा तख्ती में, जैसे आपने जीएसटी का जिक्र किया या सांस्कृतिक, जैसे यहाँ पे जीआई टैग, कई ऐसे उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है और प्रधानमंत्री जब आए थे तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट उन्होंने अपने पिछले दौरे में दिया था। तो उसका भी चूंकि जीआई टैग है और जो उत्पाद हैं यहाँ के उनको चूंकि विदेशों में पहचान मिल रही है, विदेशों में खरीदारी हो रही है, उसकी बहुत डिमांड है, तो यहाँ के लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। तो इसलिए लोग, आपने जैसे कहा, तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के कार्य हो रहे हैं जिसका धन्यवाद लोग सड़कों पे उतर के अपने सांसद को, देश के प्रधानमंत्री को कर रहे हैं। और रिकेश, जिस तरह से आपने देखा कि लगातार पीएम मोदी जब भी काशी के दौरे पे आते हैं, आपने कुछ मेहमानों का भी जिक्र किया, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गंगा आरती देखने के लिए आए हों, और आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी गंगा आरती देखने के लिए जाने वाले हैं। सांस्कृतिक तौर पर जो ये विस्तार हुआ है काशी का, पूरी दुनिया में शायद अब लोग काशी को जानते होंगे एक संसदीय क्षेत्र के तौर पर, एक सांस्कृतिक नगरी के तौर पर, इसको भी लेकर के शायद वहाँ पर एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने जब जापानी प्रधानमंत्री का जिक्र किया तो यहाँ पर एक मिसाल है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। यह भारत और जापान के सहयोग से बना है। तो ये जो प्रधानमंत्री जब एक भी कोई शिलान्यास करते हैं तो उससे कुछ न कुछ ऐसा जुड़ जाता है और जो एक आप मील का पत्थर साबित होता है, जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ही है। ये जापान और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो अभी आपने देखा कि कैसे गर्मजोशी के साथ दोनों ही नेता मिले हैं, और उसके बाद इस द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है। जैसा कि आपको हमने लगातार बताया कि प्रधानमंत्री जो कि मॉरिशस के 9 से 16 सितंबर तक की भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, और द्विपक्षीय वार्ता के लिए इस बार वाराणसी को चुना गया है, एक सांस्कृतिक नगरी जिसको अब पूरा विश्व एक तरह से भारत के सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी देखता है। गंगा आरती का विशेष कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे जो वैश्विक नेता हैं वो सम्मिलित होते रहे हैं, और आज भारत और मॉरिशस के बीच जो रिश्ते हैं उनका नया अध्याय काशी में लिखा जाने वाला है, क्योंकि जिन मुद्दों की बात मार्च 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के राजकीय दौरे पर थे मॉरिशस के, उस वक्त लिखी गई थी, 8 एग्रीमेंट हुए थे, उन एग्रीमेंट को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए, कुछ नए क्षेत्रों में और ज़्यादा संबंधों को प्रगाढ़ता देने के लिए आज ये द्विपक्षीय वार्ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत ही गहरे और पुराने रिश्ते हैं जो कि साझा संस्कृति और जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है दोनों के बीच में, उस पर काफ़ी ज़्यादा आधारित हैं। और अनेजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें हमने देखी, उन पर उनका रिएक्शन लेते हैं। अनेजा साहब बहुत धन्यवाद एक बार फिर से शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें हम देख रहे थे एक बार फिर से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में थे तो उनका भी ज़बरदस्त स्वागत मिनी इंडिया के तौर पर वहाँ के लोगों ने किया, और इस बार वाराणसी की जनता भी उसी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री राम गुलाम जी का स्वागत कर रही है। तो ये जो संबंध है वो क्या दिखाता है, दोनों नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बात कर रहे थे आप। देखिए, दोनों नेताओं की केमिस्ट्री तो हमें सामने नज़र आ रही है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो पीपल से जो कनेक्ट है, ये रोड शो की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी एनर्जी है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री को ही देखिए कहाँ कहाँ ट्रैवल हो रहा है। पहले एससीओ समिट हुई, उसके बाद पंजाब का दौरा, हिमाचल का दौरा, आज वाराणसी के ऊपर, और फिर लोगों से कनेक्शन। मेरे को लगता है ये एक खास एक पॉपुलर कनेक्ट है जो प्रधानमंत्री का एक यूएसपी हम कह सकते हैं, वो हमें सामने नज़र आ रहा है। और लोगों का रिस्पॉन्स आप में देखिए कि कितनी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री को वेलकम किया जा रहा है। और साथ में ही जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम जी, वो भी साथ में हैं। तो ये एक स्पेशल एक तरह से फैक्टर है जो सामने नज़र आ रहा है हमारे। और उसके बाद जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, गंगा आरती होगी, यही बात जो है
जैसे आपकी रिपोर्ट ने पहले कहा गया कि ये शिंजो आबे भी यहाँ पर आ चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। तो एक तरह से वाराणसी को ग्लोबल मैप पे लाने के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयास पहले से चल रहा है, और उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे। और भारत की एक तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से जैसे आपने कहा कि ये जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं ये अयोध्या भी जाएंगे और उसके बाद तिरुपति भी जाएंगे, मतलब नॉर्थ साउथ कवर हो रहा है। फिर शायद मुंबई जाने का भी प्रोग्राम है, अगर मुंबई भी मुंबई जा से रहे हैं शुरुआत ही की थी जी। उससे शुरुआत होती है, तो वो जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। तो हर तरह के सिंबॉलिकली कि देखें जो पूरा जो गहरा रिश्ता है भारत और मॉरिशस का, वो हमारे सामने ये तस्वीरों में नज़र आ रहा है। डिजिटलीकरण को लेकर के भी शायद बहुत सुगबुगाहट है दोनों देशों के बीच में, चाहे वो साइबर सुरक्षा हो या फिर जिसका आपने जिक्र किया शुरुआत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉरिशस भी ये चाहता है कि वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको थोड़ा सा विस्तार दे भारत में, उसके अपने खुद के इंटरेस्ट हैं। तो ये जो क्षमता निर्माण है, ये जो चलिए, और ये तस्वीरों पर एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं जिस पर हम सभी की निगाहें थी और हम सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत और मॉरिशस के संबंध आज एक नई ऊंचाई पर जाते हुए दिखाई देंगे, और वो भी काशी की धरा से, क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच में जो एक घनिष्ठ संबंध है जो आप देख रहे हैं दोनों नेताओं के बीच, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है, गले मिल रहे हैं दोनों नेता। और आज की यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए, न द्विपक्षीय वार्ता तो महत्वपूर्ण है ही दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये जो घनिष्ठ संबंध है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो जड़ें हैं मॉरिशस, जो आज का वर्तमान मॉरिशस है, उसकी जड़ें भारत के लोगों के साथ जुड़ती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि 7वीं पीढ़ी तक को OCI कार्ड देने का ऐलान भारत ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान, वो ये दिखाता है कि किस तरह से भारत अपने मूल को लेकर के, अपने जो मूल निवासी हैं उनकी पहचान को लेकर के कितना तवज्जो देता रहा है। भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध है वो सबसे ज़्यादा भारत अगर तरजीह देता है तो वो लोगों के बीच जो संपर्क हैं उनको बढ़ाने पर देता है। और एक भारत और जो मॉरिशस का संबंध है वो एशिया और अफ्रीका के बीच घनिष्ठ संबंधों के एक मजबूत सेतु के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र में अतिथि देवो भव की उसी अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आज ज़मीन पर जब हम खुले दिल से संपूर्ण विश्व का स्वागत करते हैं, और मॉरिशस तो हमारे हृदय में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो भारत की ही ज़मीन से अपना संबंध रखते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हैं, साझा इतिहास, साझी संस्कृति, और 70% आबादी जो कि भारतीय मूल की है मॉरिशस, अपने आप में एक बड़ी कहानी कहते हैं। अनेजा साहब, इन तस्वीरों के बारे में आपकी अपनी राय, और किस तरह से वैश्विक संदेश क्या है इन दोनों नेताओं का इस तरह से वाराणसी की धरा पर आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक बार फिर से आगे आना, हाथ मिलाना, गर्मजोशी के साथ स्वागत करना? देखिए, ये पर्सनल केमिस्ट्री बिल्कुल सामने अजय जी नज़र आ रही है कि आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं मिल रहे फॉर्मल तरीके से, लेकिन गर्मजोशी के साथ गले लगा के मिल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की एक खास एक क्वालिटी कही है कि जो पर्सनल कनेक्ट वो बना लेते हैं। अभी हमके सामने दिख रहा है कि किस तरह से ये हो रहा है। अगर आप ऐसे एक तरह से एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, इसके बाद आप वार्ता के लिए जाते हैं तो बिल्कुल एक पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, तो जो एक एनर्जी आती है इसके बाद, तो वो एक तरह से जो डायलॉग होगा, जो द्विपक्षीय वार्ता की हम जो बात कर रहे हैं, तो उसमें भी इसका असर होगा। तो सब ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री का खास है, और हम देख रहे हैं कि मॉरिशस क्योंकि हमारा खास ही सहयोगी और साथी है, ऐतिहासिक हमारे संबंध रहे हैं, तो एक तरह से वो जो लेवल है हमारे रिलेशनशिप का वो एक तरह से दर्शाते हैं।
सही कहा आपने। और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी के लिए तो ये पहला दौरा है काशी का। हालांकि वो दिल्ली मुंबई कई बार आ चुके हैं, तीसरी बार वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन काशी का उनका पहला दौरा है। बताते हैं कि उनके पिता का बहुत ही गहरा संबंध था। वो बाबा विश्वनाथ के भक्त थे, वो लगातार दर्शनों के लिए आते थे, अक्सर गंगा घाट पे बहुत वक्त बिताते थे। तो शायद उनके परिवार में भी इस तरह की बातें होती होंगी कि काशी जाएंगे और काशी की जो पुरानी यादें हैं ताज़ा करेंगे। इस बार मौका मिला है, वो चूकना नहीं चाहते। काशी, अयोध्या, तिरुपति, हर जगह, शायद हरिद्वार, देहरादून में भी गंगा के साथ वो अपना समय बिताएं। अजय जी, ये एक तरह से मुझे लग रहा है जो जिज्ञासा है भारत की संस्कृति के ऊपर, ये सामने नज़र आ रही है। क्योंकि ये विजिट में अगर देखें जो जगहों पे जा रहे हैं, तिरुपति की आपने बात की, अयोध्या की बात की, तो एक तरह से क्यूरियोसिटी है कि भाई हमारी ये एक तरह से मदर कंट्री रही है, इसके बारे हमें और जानकारी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है वो अब सामने नज़र आ रही है। और आपने जो बात की कि इनके पिता भी एक तरह से, उन्होंने भी ऐसी यात्रा की हुई, तो एक तरह से वो फैमिली ट्रेडिशन भी एक तरह से आ रही है। कि भारत में अगर बात करें तो कितना खास हमारा सिविलाइजेशनल एक तरह से रिलेशनशिप है। आइटिनरी में वो साफ नज़र आ रहा है। और जो प्रोग्राम आज के हैं और आज के बाद के हैं, उसमें ये जो स्पेशल सिविलाइजेशनल कनेक्ट है और क्यूरियोसिटी के भी भारत में और हम इसको एक गहराई से जाने, ये मुझे लग रहा है कि ये सामने हमें नज़र आ रहे हैं। अब अपने पिछली यात्रा के दौरान जब मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी थे, तो स्पष्ट तौर पर दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया था और सहमति जताई थी कि अब समय आ गया है कि रिश्तों को और नई दिशाएं दी जाएं और बेहतर रणनीतिक साझेदारी में बदला जाए। तो जिस तरह से हमने अपने संबंधों को एलिवेट किया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर, एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर, वो क्या कहानी कहता है। और ये जो डिप्लोमेसी है कि हम स्ट्रैटेजिक भी हैं लेकिन उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे देशों के साथ हमने केवल स्ट्रैटेजिक संबंध रखे हैं जिसमें औपचारिकता दिखती है, लेकिन इसमें एनहांस्ड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसके क्या और मायने हो सकते हैं सर? ये देखिए, एक तो ह्यूमन सेंट्रिक हमारी डिप्लोमेसी रही है, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन ये जो कल्चरल कनेक्ट वाली बात है, ये एक एक्स फैक्टर और दे रहे हैं हमें। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, एक एनहांस्ड, एक अलग लेवल की ये कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत और मॉरिशस के बीच में है। तो मेरे को लगता है एनहांस शब्द का जो है, जो हमारा कल्चर और पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसके वजह से ये शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और एनहांस बाकी तरीके से भी, अगर हम आर्थिक रूप से देखें, वो भी हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, इसके ऊपर जो है नए डायमेंशंस इसमें और डालें। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास एक तरह से ये हमारा संबंध है मॉरिशस के साथ। मुझे लगता है साथ साथ कल्चरल कनेक्ट के साथ साथ हमारी आर्थिक एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि टूरिज़्म को अगर हम देखें तो उसके दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो भारतीय मूल के लोग और भारतीय जो हैं वो मॉरिशस बहुत ट्रैवल करते हैं। और अगर इसमें कल्चरल डायमेंशन आ जाती है तो जो मॉरिशस से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही है और कल्चरल डायमेंशन तो पहले से है ही है, तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा पीपल टू पीपल कनेक्ट का विस्तार होगा। तो ये एलिमेंट्स जो एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके ये कई पहलू हैं जिसमें हमारा जो कनेक्शंस है, ऐतिहासिक कनेक्शन है, वो और भी घनिष्ठ हो रहे हैं। अच्छा अनेजा साहब, थोड़ा सा कल मुंबई की भी बात कर लें। मुंबई में जब उनका पहला दिन था, उसमें बिजनेस चैम्बर के साथ प्रधानमंत्री राम गुलाम जी थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन किया इस बात को लेके कि टैरिफ जो लगाया गया है अमेरिका की ओर से, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत हुआ है भारत के साथ, और इस तरह की जो टैरिफ की बात है वो एक तरफा लगाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। तो इस तरह की जो वैश्विक संरक्षणवाद की बात लगातार की जा रही है, उसमें इतना खुल करके भारत की धरती पर भारत का समर्थन करना और अमेरिका के विरोध में बोलना, ये किस तरह के संबंधों की ओर इशारा करता है? ये जब तक आपके रिलेशनशिप कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ और रिलायबल ना हो, तब तक आप ऐसी बात करोगे नहीं। तो ये एक भारत की धरती पे एक साफ तौर से ये कहना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो टैरिफ्स हैं वो गलत हैं, एक बहुत ही साहसिक एक तरह से कदम है
जो देखा गया है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात मॉरिशस के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा। ये एक तरह से क्या ये ग्लोबल साउथ का सेंटिमेंट आ रहा है कि जो भारत के साथ हुआ वो गलत हुआ। तो मुझे लगता है अगर ये इस स्टेटमेंट के बाद पॉसिबल है कि और भी देश जो हैं ग्लोबल साउथ में जिसके साथ भारत के स्पेशल रिलेशनशिप है वो भी एक तरह से इस बात से सहमत होंगे। और मेरे को लगता है कि अगर इसका एक संदेश अमेरिका को भी जा रहा है कि अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आ चुका है। अब एक तरह से आप सिर्फ एक पोल जो है दुनिया का पूरे विश्व के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता, और शक्तियां आ चुकी हैं, भारत उनमें से एक है। तो मुझे लगता है ये मैसेजिंग भी बहुत ज़रूरी है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था। जी, तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन भारत और मॉरिशस के संबंधों के बीच कुछ और तस्वीरें हमारे पास आ चुकी हैं जिनको हम अब सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये बार बार हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध हैं वो कितने मजबूत हैं। और आप देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं द्विपक्षीय वार्ता की, और दोनों ही नेता उन सभी साझा विषयों पर अब अपनी वार्ता को औपचारिक तौर पर आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वाराणसी के नदेसर में ताज पैलेस होटल में इस आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। आपको याद होगा कि दोनों ही नेता इस बात पर सहमत हुए थे जब मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर थे कि भारत और मॉरिशस नए क्षेत्रों की तलाश करेंगे, उसमें स्पेस सेक्टर में भी जो सहयोग है उसको बढ़ते हुए देखा जाए। भारत मॉरिशस उपग्रह के सफल विकास और प्रक्षेपण की दिशा में मिलकर के काम करेंगे, ऐसे अपेक्षा की गई थी। खासतौर पर जलवायु परिवर्तन और मौसम को लेकर के जो पूर्वानुमान की प्रणाली है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के भी दोनों देश सहमत हुए। मॉरिशस में इसरो टेलीमेट्री और ट्रैकिंग सेंटर पर इसरो और मॉरिशस का रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल जो है उसके बीच में जो सहयोग है उसके भी नवीनीकरण पर चर्चा की गई थी। मॉरिशस की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो अंतरिक्ष से संबंधित हों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हों, या फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट जिसमें एक दूसरे के देशों में ट्रेनिंग दी जाती थी, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संभाषण में मॉरिशस में किया था कि 5000 से ज़्यादा जो वहाँ के सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। विकास की जो साझेदारी की परियोजनाएं हैं, कैसे भारत सरकार में उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे एक इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग ढांचे का उपयोग किया जाए। और एक बात और मुझे याद आती है जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अपने भारतवंशियों का एक डिजिटल डेटाबेस भारत बनाना चाहता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ही देश सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, और किस तरह से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सहयोग को आगे बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जन औषधि केंद्र हैं उसके शुभारंभ की भी सराहना की गई थी। तो ये जो 8 एग्रीमेंट किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान, उनको और भी ज़्यादा विस्तार दिए जाने की उम्मीद, और ये जो औपचारिक तस्वीरें हैं उनके बाद जो द्विपक्षीय वार्ता है उसका प्रारंभ आज वाराणसी में हो जाएगा, और उसके नतीजे संयुक्त वक्तव्य के तौर पर और जिन क्षेत्रों में सहयोग होगा उन पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। अनेजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पर साबित हुए। तो फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।